जरा सोचिए वो देश जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज पहने हुए हैं, क्या वो कभी किसी ऐसे खतरे के मुहाने पर खड़ा हो सकता है जिसे हम सब अनदेखा कर रहे हैं? एक ऐसा खतरा जो सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। आज हम फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के इस खास एपिसोड में एक ऐसी ही आशंका पर बात करने जा रहे हैं जो एक रहस्य की तरह गहराती जा रही है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेडरल रिजर्व पर बढ़ता दबाव अमेरिका को एक बड़े कर्ज संकट की तरफ धकेल रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें कुछ दिलचस्प और चिंताजनक दोनों ही तरह के संकेतों को समझना होगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी जितनी गहरी है उतनी ही रोमांचक होने वाली है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए जियोपॉलिटिकल और वैश्विक परिदृश्यों को उजागर करने वाली कहानियां ला रहे हैं, लाते रहेंगे। तो बीते कुछ महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वे 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले ब्याज दरों में तेजी से कटौती करें। यह महज एक राजनीतिक दबाव नहीं है, यह सीधे तौर पर फेड की स्वतंत्रता पर हमला है। क्या आपको नहीं लगता कि एक केंद्रीय बैंक को राजनीति से परे होकर काम करना चाहिए? लेकिन यहां कुछ और ही खेल चल रहा है। अगर फेड इस दबाव में आकर समय से पहले ही ब्याज दरें घटा देता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक झटके में किया गया नीतिगत बदलाव एक बड़े वित्तीय संकट को जन्म दे सकता है और अमेरिकी कर्ज के गुब्बारे को फोड़ सकता है। अब जरा बाजार की चाल देखिए। अगस्त में S&P 500 इंडेक्स में एक शानदार तेजी देखने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार ने सितंबर में कदम रखा, जो आमतौर पर एक कमजोर महीना माना जाता है, और हुआ भी वही। हल्की गिरावट यानी करेक्शन देखने को मिला, और बीते 10 सालों का इतिहास बताता है कि सितंबर S&P 500 के लिए सबसे खराब प्रदर्शन वाला महीना रहा है, और उसमें औसत रिटर्न सिर्फ -0.6% रहता है। और इन 10 सालों में 6 बार सितंबर में इंडेक्स गिरा ही है। और इस गिरावट का सबसे सीधा और ताजा कारण था 5 सितंबर को अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। अगस्त में नॉन फार्म पेरोल यानी कृषि क्षेत्र को छोड़कर बाकी सेक्टर में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां जोड़ी गईं। बाजार की उम्मीद थी कि यह आंकड़ा कम से कम 75,000 होगा। यह साफ संकेत है कि नौकरी के मोर्चे पर हालात काफी खराब हैं, बल्कि ठहराव की ओर बढ़ रहे हैं। और तो और जून और जुलाई के रोजगार के आंकड़े भी कुल 21,000 तक नीचे संशोधित किए गए, जिससे बढ़ते श्रम बाजार के रुझान की और पुष्टि हुई। इन आंकड़ों के सामने आते ही फेडरल रिजर्व द्वारा 17 सितंबर को अपनी बैठक में ब्याज दर में कटौती की बाजार उम्मीदें तेजी से बढ़ गई, और इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स गिरा और स्पॉट गोल्ड की कीमतें आसमान छूने लगी। तो अमेरिकी जॉब ग्रोथ में हालिया सुस्ती के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला, ट्रंप प्रशासन द्वारा इंपोर्ट टैरिफ लगाए गए, जिससे व्यवसायों की लागत में भारी वृद्धि हुई और उन्होंने नई नियुक्तियां, नए जॉब्स कम कर दिए। और दूसरा, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट को सख्त किया गया है, और इस सख्ती ने सीधे तौर पे लेबर सप्लाई यानी श्रम आपूर्ति को कम कर दिया। हालांकि औसत प्रति घंटे की कमाई में 0.3% की मासिक वृद्धि हुई है, लेकिन कुल जॉब मार्केट ठंडा पड़ रहा है। इससे संकेत साफ है कि नॉन एग्रीकल्चर डेटा के अलावा भी कई लेबर मार्केट इंडिकेटर्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। निजी क्षेत्र में नौकरियों की धीमी वृद्धि, बेरोजगारी के शुरुआती दावों में इजाफा, छंटनी की घोषणाओं में वृद्धि, और सबसे चिंताजनक बात, 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि नौकरी चाहने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से ज्यादा हो गई है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे कम हायरिंग और कम छंटनी के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और जहां लिक्विडिटी यानी तरलता लगभग थम सी गई है। कुछ विशिष्ट क्षेत्र में नौकरी वृद्धि को लेकर काफी अंतर नजर आया है। हेल्थ और सोशल हेल्प जैसी सेक्टर जो है, उसने जॉब ग्रोथ जारी रखी है, जहां लगभग 31,000 हेल्थ में और 16,000 सोशल हेल्प जैसे सोशल वर्क जैसे इलाकों में नई नौकरियां जोड़ी गई हैं।
लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के रोजगार में गिरावट आई है। अगस्त में 15,000 जॉब कम हुए और जनवरी में अपने चरम से कुल 97,000 नौकरियां कम हो गई। और इसके अलावा थोक व्यापार में भी रोजगार में गिरावट है, 12,000 की कमी आई है। तो यह लिक्विडिटी की स्थिर स्थिति बेहद अस्थिर है और किसी भी बाहरी झटके की स्थिति में बेरोजगारी तेजी से बढ़ सकती है। निश्चित तौर पे इससे अमेरिका में मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता और बढ़ेगी। तो अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म रिस्क और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आउटलुक की, तो बाजार में अस्थिरता और शॉर्ट टर्म गिरावट की संभावना के बावजूद निवेशक शायद अभी भी सतर्कता के साथ अपनी होल्डिंग्स बढ़ाने और भविष्य में बाजार की गिरावट का लाभ उठाकर इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। क्यों? इसके कुछ ठोस कारण हैं। पहला है कमाई की ग्रोथ मोमेंटम स्थिर बनी हुई है। S&P 500 की 98% कंपनियों ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा ने कमाई की उम्मीदों को पार किया है। और दूसरा, ब्याज दरों में कटौती से शेयर बाजार को सहारा मिलने की उम्मीद है। और नवीनतम महंगाई के आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ सेक्टर्स, विशेष करके सर्विस इंडस्ट्री में कीमतें अभी भी ऊंची हैं, लेकिन ऊर्जा की कीमतों में गिरावट और कमोडिटी महंगाई का स्थिर होना कुल कीमतों के दबाव को कम करने में मदद कर रहा है। तो श्रम बाजार में मांग की कमी है और यही कमी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों को डॉविश यानी नरम रुख अपनाने पर मजबूर कर सकती है। इतिहास बार बार दिखाता है कि जब अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही हो तो फेड द्वारा दर कटौती हमेशा बाजार के लिए सकारात्मक परिणाम लाती है। तीसरा है कि लंबी अवधि के एआई ट्रेंड बरकरार हैं। बड़ी तकनीकी कंपनियों ने दूसरी तिमाही में मजबूत कमाई दर्ज की है, जिनमें से अधिकांश ने रेवेन्यू और प्रति शेयर कमाई की उम्मीदों को पार किया है। और चौथा है कि सितंबर के बाद शेयर बाजार में पॉजिटिव रिटर्न जारी रहने की उम्मीद है। बीते 10 सालों में एक कमजोर सितंबर के बाद S&P 500 ने अक्टूबर और नवंबर में औसतन सकारात्मक रिटर्न दिया है। लेकिन अब हम कहानी का दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू देखते हैं कि अमेरिकी कर्ज का बढ़ता दबाव। इसके विपरीत अमेरिकी कर्ज के सामने दो शॉर्ट टर्म रिस्क हैं। वह अप्रत्याशित लाभ जैसा लग सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिजवाटर एसोसिएट के संस्थापक रे डालियो ने हाल ही में अमेरिकी आर्थिक स्थिति और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर कुछ तीखे और आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए हैं। उनका रे डालियो का मानना है कि अमेरिका के पास अपनी कर्ज समस्या को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 साल हैं और उनके पास इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कर्ज सेवा लागत अनुपात यानी डेब्ट सर्विस कॉस्ट रेशियो। और डालियो क्रेडिट सिस्टम की तुलना रक्त परिसंचरण से करते हैं और वे रक्त वाहिका अवरोध के माप के रूप में राष्ट्रीय राजस्व यानी नेशनल रेवेन्यू और कर्ज सेवा लागत के अनुपात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमेरिका के पास वर्तमान में लगभग $5 ट्रिलियन का राजकोषीय राजस्व है, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर भारित औसत ब्याज दर जो है वो 3.32% है। और कांग्रेशनल बजट ऑफिस सीबीओ का अनुमान है कि अगले दशक में शुद्ध ब्याज भुगतान कुल $13.8 ट्रिलियन होगा, जो 2026 में $1 ट्रिलियन की वार्षिक लागत से बढ़कर 2035 तक $1.8 ट्रिलियन हो जाएगा। हाल के वर्षों में दोनों पार्टियों ने कर्ज की सीमा बढ़ाई है और जुलाई की शुरुआत में पारित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट OBBA ने $5 ट्रिलियन और जोड़ दिए। इससे कर्ज की समस्या और बढ़ेगी। यह एक कारण है। दूसरा कारण है पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद का प्रभाव। डालियो ये भी कहते हैं लोक लुभावनवाद का उदय लोकतंत्र को कमजोर करेगा, कर्ज के संचय को बढ़ाएगा और संकट की शुरुआत को तेज करेगा। ट्रंप का राज्य पूंजीवाद जो है स्टेट कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना और इस प्रकार के लोक लुभावनवाद का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने इंटेल से 10% हिस्सेदारी हासिल की और एनवीडिया के चीन को होने वाले सभी निर्यात राजस्व का 15% अपने पास रखा। डालियो कहते हैं लोक लुभावनवाद हार्ट अटैक का खतरा पैदा करता है। यही कारण है कि उनका मानना है कि अमेरिकी कर्ज संकट के लिए केवल 3 साल बाकी हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी ब्याज दर चक्रों के वैश्विक प्रभाव की। हमें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि डालियो की भविष्यवाणी थोड़ी कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है और वास्तविकता में अमेरिकी कर्ज संकट उम्मीद से पहले आ सकता है। और इसके दो मुख्य कारण हैं कि पहला है अमेरिकी डॉलर ब्याज दर कटौती चक्र
कर्ज संकट को तेज करने की उम्मीद है, और दूसरा है लोक लुभावनवाद समय से पहले ही एक संकट को ट्रिगर कर सकता है। तो इतिहास ये गवाह है कि अमेरिकी डॉलर ब्याज दर में कटौती ने दुनिया भर में कई बड़े-बड़े वित्तीय संकटों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए 1982 की दर कटौती ने लैटिन अमेरिकी कर्ज संकट को जन्म दिया, जिसे डॉलर टाइडल इफेक्ट कहा जाता है। और इसमें फेडरल रिजर्व के दर वृद्धि और कटौती के वैकल्पिक चक्र वैश्विक पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। लैटिन अमेरिकी कर्ज संकट को ही लीजिए, जहां डॉलर का जो ये टाइडल इफेक्ट है और मौद्रिक नीति दुविधा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो 1970 के दशक की कम ब्याज दर अवधि के दौरान लैटिन अमेरिकी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्यवान विदेशी कर्ज भारी मात्रा में लिए। 1980 के दशक में फेड ने महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाकर 22% कर दी, जिससे लैटिन अमेरिकी कर्ज चुकाने की लागत में तेजी से वृद्धि हुई और कर्ज डिफॉल्टर्स की लहर आ गई। 2025 में फेड ने ब्याज दरें फिर से 25 आधार अंक घटाकर 4% से 4.25% कर दी। फिर भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की उपज जो है यानी 10 वर्षीय बॉन्ड के लिए लगभग 4.1% जो है वो अभी भी ऊंची है, और ब्याज भुगतान संघीय राजस्व का 18.4% है, जिससे ग्लोबल साउथ के देशों पे जो है वो कर्ज का दबाव बढ़ रहा है। तो इसका परिणाम यह है कि तथाकथित कर्ज का जाल धीरे धीरे बन रहा है। 1982 के संकट के दौरान लैटिन अमेरिका का कर्ज से जीडीपी अनुपात 25% से अधिक हो गया था। अक्टूबर 2025 तक अमेरिकी संघीय कर्ज से जीडीपी अनुपात 125% तक पहुंच गया है, जिसमें ब्याज का भुगतान $952 बिलियन होने का अनुमान है। इतिहास बताता है कि हालांकि अमेरिकी ब्याज दर में कटौती से शॉर्ट टर्म कर्ज चुकाने का दबाव कम हो सकता है, लेकिन यह बढ़ती कमोडिटी कीमतों जैसे तेल के साथ हो तो वास्तव में यह आयातित महंगाई को बढ़ाएगा। इंपोर्ट जो महंगाई बढ़ेगी वो बढ़ेगी, और नीतिगत गुंजाइश जो है उसे कम कर सकता है। तो निश्चित रूप से लैटिन अमेरिकी देशों ने 2023 में फेड की नीतिगत बदलाव का मुकाबला करने के लिए जल्दी ब्याज दरें घटाई, लेकिन 2024 में महंगाई में उछाल ने विनियमन को और मुश्किल बना दिया। उदाहरण के लिए ब्राजीलियाई रियल का जो मूल्य 2024 की पहली छमाही में 20% तक गिर गया। और हालांकि फेड की सितंबर दर कटौती के बाद अमेरिकी डॉलर शॉर्ट टर्म में 1.7% उछला, लेकिन इसकी गिरावट मीडियम से लॉन्ग टर्म में आयातित यानी इंपोर्ट होने वाली महंगाई है उसका एक नया दौर शुरू कर सकती है। इसलिए अमेरिकी ब्याज दर में अगर कटौती होती है तो अल्पकालिक रूप से तरलता का दबाव कम होगा, लेकिन यह महंगाई की उम्मीदों, पूंजी बाजार के उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ग्लोबल साउथ में कर्ज की कमजोरियों को लंबी अवधि में बढ़ाएगी। यह पैटर्न आज भी प्रासंगिक है। हालांकि फेड की 2025 की नई कटौती यानी 4 से 4.5% ने अस्थायी रूप से ग्लोबल लिक्विडिटी को थोड़ा सरल किया है, लेकिन लगातार उच्च अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार और बढ़ते संघीय कर्ज ने ग्लोबल साउथ में फाइनेंशियल क्राइसिस को बढ़ाया है, फाइनेंशियल प्रेशर को बढ़ाया है, और विशेष रूप से आयातित महंगाई, पूंजी बहिर्प्रवाह और सिकुड़ते नीतिगत स्थान के माध्यम से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और एक और उदाहरण अगर अपन देखें 2007 की ब्याज दर कटौती, जिसने सीधे तौर पे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म दिया था। दौर जो था जॉर्ज बुश सेकंड का दौर था, और उसमें कई विद्वान ये तर्क देते हैं कि फेडरल रिजर्व की तेज मौद्रिक ढील ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई। जैसे जैसे सब प्राइम मॉर्गेज संकट गहराता गया, फेड ने अपनी बेंचमार्क दर को 7 लगातार कटौती के माध्यम से 5.2% से 2% तक घटा दिया। फिर भी यह लेहमन ब्रदर्स जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों के पतन को रोकने में विफल रहा। 2008 सितंबर तक फेड ने दरों को लगभग 0 के लेवल पे घटा दिया, शून्य सीमा 0 से 0.25% तक, और बड़े पैमाने पर क्वांटिटेटिव ईजिंग QE शुरू कर दी। इस शून्य ब्याज दर प्लस QE संयोजन ने अस्थायी रूप से बाजारों को स्थिर किया, लेकिन इसने कर्ज, लीवरेज और सट्टेबाजी के बुलबुलों को बढ़ा दिया, और इससे आगे की अस्थिरता के बीज बो दिए गए। कम ब्याज दर वाले माहौल में रियल एस्टेट बुलबुला बढ़ा, और जब ये बबल फूटा तो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज MBS का मूल्य गिर गया और एक वैश्विक चेन रिएक्शन शुरू हो गई। इसके अलावा चूंकि अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा के रूप में काम करता है, इसलिए आक्रामक दर कटौती ने भारी क्रॉस बॉर्डर पूंजी को जो है वो बढ़ावा दिया, और उसने उभरते बाजारों में वित्तीय कमजोरी को गहरा किया। और अंत में बाजारों ने फेड की दर कटौती को आगामी मंदी के संकेत के रूप में व्याख्यात किया, जिससे घबराहट और जोखिम भरी संपत्तियों से
तेज पलायन हुआ। तो आखिर ब्याज दर में कटौती इतनी आसानी से आर्थिक संकट को क्यों जन्म देती है? वित्तीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ाना पानी जमा करने जैसा है। पूंजी स्वभाव से ही लाभ कमाने वाली होती है। यह हमेशा वहीं बहती है जहां पैसा बनता है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बढ़े हुए रिटर्न के कारण पूंजी तेजी से अमेरिका में आती है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका की कुल बचत को $1 ट्रिलियन बढ़ने में औसतन लगभग 8 साल बढ़ते थे। 8 साल लग जाते थे। हालांकि 2021 में $4.19 ट्रिलियन से 2024 में $5.29 ट्रिलियन तक बढ़ने में अमेरिकी सकल घरेलू बचत को सिर्फ 3 साल लगे और ये ब्याज दर वृद्धि का स्पष्ट परिणाम है। इसके अलावा अमेरिकी स्टॉक मार्केट कैप का तेजी से डेवलपमेंट, उदाहरण के लिए S&P 500 सितंबर 2022 दर वृद्धि से पहले $30.12 मिलियन से सितंबर 2025 में $57.05 ट्रिलियन वृद्धि कितनी है? $26.93 ट्रिलियन की। और यह भी ब्याज दर वृद्धि के कारण अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह बढ़ा। और इसके विपरीत अगर ब्याज दर कम होता है तो यह किसी जलाशय से पानी छोड़ने जैसा होता है। यानी कम ब्याज दरों के साथ पूंजी अमेरिका से बाहर और उच्च ब्याज दरों वाले देशों में प्रवाहित हो जाएगी। ब्याज दर बढ़ाएंगे तो पूंजी आएगी, घटाएंगे तो फिर चली जाएगी। तो अभी अमेरिकी डॉलर एक और दर कटौती चक्र के लिए तैयार नजर आ रहा है। हालांकि पिछले दशक में अमेरिकी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल में काफी बदलाव आया है। 2008 में संघीय सरकार का कर्ज से जीडीपी अनुपात स्वस्थ 64% था, पर जैसा कि आज हम जानते हैं यह अनुपात 120% को पार कर गया है। और फेड ने लगभग एक ही साल में ब्याज दरों को 4.25% से 4.5% की सीमा में बना रखा है। और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से एक मजबूत रूढ़िवादी रुख का संकेत दे रहा है। वे समझते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण अस्थिरता का सामना नहीं कर सकती और केवल धीरे धीरे ब्याज दरों में कमी से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त कर सकती है। पॉवेल तर्क देते हैं कि दरों की कटौती धीमी और कोमल होनी चाहिए और 2027 तक जारी रह सकती है। हालांकि वास्तविकता में इस दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर लागू किए जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि व्हाइट हाउस में कुछ लोग इस विचार के कट्टर विरोधी हैं। तो अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को लंबे समय से एक सीधी सादी प्रणाली के रूप में देखा जाता रहा है। फेड डॉलर के लिए जिम्मेदार हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार हैं। स्पष्ट रूप से एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में जिनकी विचारधाराएं लोक लुभावनवादी हैं। ट्रंप अपने चुनावी वादों को पूरा करने को बहुत महत्व देते हैं। खासकर महत्वपूर्ण 2026 के मध्यावधि चुनावों के करीब आने के साथ ट्रंप निश्चित रूप से जानते हैं कि फेड तेजी से ब्याज दरों में कटौती करे ताकि वे कांग्रेस में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाकर अपने समर्थकों को वोट हासिल करने के लिए पैसा बांट सके। पिछले 6 महीनों से ट्रंप लगातार फेड पर तेजी से ब्याज दरों में कटौती करने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि फेड की अनिच्छा के कारण पॉवेल पर बार-बार हमले हुए हैं, यहां तक कि उन्हें पद से हटाने की धमकी भी दी गई है। इसके अलावा ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से फेड गवर्नर लिजा क्विक के इस्तीफे की मांग करते हुए एक आपातकालीन आदेश का अनुरोध भी किया है, जो पॉवेल के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर रहा है। इसलिए पावेल जो है वो दबाव का सामना कर पाते हैं और दर कटौती के अपने स्थिर दृष्टिकोण को रख पाते हैं, जारी रख पाते हैं। यानी ये शॉर्ट टर्म में जो है अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि अगर पॉवेल दबाव का सामना कर भी लेते हैं तो शायद इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन के रूप में उनका कार्यकाल मई 2026 में समाप्त होने वाला है। और ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका पावेल को फेड चेयर के रूप में जारी रखने का कोई इरादा नहीं। ट्रंप ने पहले कहा था कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के लिए उम्मीदवारों की सूची 3 तक सीमित कर दी गई है। केविन हैसेट जो व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के पूर्व निदेशक हैं, केविन वॉर्श एक पूर्व फेडरल रिजर्व गवर्नर हैं और क्रिस्टोफर वॉलर एक फेडरल रिजर्व गवर्नर है। स्पष्ट रूप से ये सभी उम्मीदवार ट्रंप के खेमे से हैं। यदि ऐसा होता है तो उनमें से किसी एक को अंततः नियुक्त किया जाएगा और न केवल फेड की स्वतंत्रता से समझौता होगा, बल्कि तेज ब्याज दर कटौती भी एक तेज आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है। और एक बार आर्थिक संकट आ जाए तो इसकी पूरी संभावना है कि यह अमेरिकी कर्ज संकट को ट्रिगर करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की मौजूदा राजकोषीय स्थिति को देखते हुए अमेरिकी सरकार अब अकेले कर्ज संकट को हल नहीं कर सकती। निश्चित रूप से अमेरिका ने 2008 के वित्तीय संकट का सफलतापूर्वक सामना किया, जिसका आंशिक कारण फेड का बाजार को बचाने के लिए सीधा हस्तक्षेप था। उस समय कुल अमेरिकी कर्ज जो है वो $9 ट्रिलियन था। फेड ने अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए
अपनी बैलेंस शीट को $900 बिलियन से बढ़ाकर $4.5 ट्रिलियन कर दिया था। हालांकि इस बार मौजूदा अमेरिकी कर्ज $40 ट्रिलियन के करीब पहुंच रहा है। तो कर्ज संकट से बचने के लिए फेड को कितनी तरलता यानी लिक्विडिटी जारी करनी होगी? व्यापक रूप से अमेरिका द्वारा तरलता जारी करने के लिए किसी को इसे संभालना होगा। इस दृष्टिकोण से अमेरिका की 2008 के संकट से उबरने की क्षमता काफी हद तक चीन की सहायता के कारण भी थी। 2008 के वैश्विक संकट के दौरान चीनी सरकार ने अमेरिकी ट्रेजरी की अपनी होल्डिंग्स में भारी वृद्धि की, जो 2007 के अंत में $477.6 बिलियन से बढ़कर 2008 के अंत में $727 बिलियन हो गई। सिर्फ एक साल में लगभग $250 बिलियन की वृद्धि। 2009 के अंत तक चीन ने इसे बढ़ाकर 894.8 बिलियन डॉलर कर दिया था। सिर्फ एक साल में एक और अविश्वसनीय $170 बिलियन की वृद्धि। 2014 तक अमेरिका जब अंततः संकट से बाहर आया, तब तक चीन के पास अमेरिकी ट्रेजरी की बकाया होल्डिंग्स 1.25 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2007 के स्तर का 2.5 गुना से भी अधिक थी। लेकिन इस बार अगर अमेरिका पर कोई और संकट आता है, तो क्या चीन फिर से उसकी मदद के लिए आएगा? इसकी संभावना मोटे तौर पे लगती है कि नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार और शुल्क युद्ध के कारण पैदा हुए तनावों को देखते हुए ये एक अच्छी बात होगी अगर चीन उस समय अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करे, साथ आना तो दूर। हालांकि चीन के अलावा दुनिया भर में बहुत कम देश ऐसे हैं जो इतनी बड़ी मात्रा में अमेरिकी कर्ज को इतने कम समय में संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ट्रंप तीसरी और चौथी तिमाही में ब्याज दरों में कटौती का एक कट्टरपंथी फैसला लेते हैं, तो आर्थिक संकट की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, जिसका अंतिम परिणाम अमेरिकी कर्ज का पतन होगा। शायद हमें 3 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय हम 2027 से पहले एक स्पष्ट परिणाम देख सकते हैं। तो क्या दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अपने ही बनाए जाल में फंस रही है? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वित्तीय स्थिरता पर हावी हो जाएंगी? ये सवाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज अमेरिका से जुड़ी है। हमें देखना होगा कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है, और क्या हम इस बार एक अलग परिणाम देख पाएंगे। यह आर्टिकल हमारे लिए जियाहाओ युआन ने लिखा है। युआन एक चीनी अर्थशास्त्री हैं जो बीते 20 वर्षों से चीन के विदेशी आर्थिक सहयोग, बेल्ट एंड रोड रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संलग्न हैं। उनके शोध जो है वो मुख्यतः मैक्रो इकोनॉमिक्स और विकास अर्थशास्त्र में शामिल है। जियाओ को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बड़ा अनुभव है, विशेष रूप से चीन के विदेशी आर्थिक सहयोग और विकास रणनीति में। वो छद्म नाम से लेखन करते हैं। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका इस संभावित कर्ज संकट से बच पाएगा, या आने वाले कुछ साल दुनिया के लिए एक बड़ा आर्थिक तूफान लेके आएंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे गहरे वित्तीय रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे चैनल फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।